नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में घट रहे कोरोना के केस। हरियाणा में अब 28,199 एक्टिव केस। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों को किया जागरूक। 6 तारीख को सभी किसान होंगे दिल्ली रवाना। समय से पहले धान की रोपाई करने पर हरकत में आया कृषि विभाग। 13 किसानों को दिया नोटिस। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में कोरोना के केस घटने शुरू हो गए हैं। हरियाणा में 50 दिन बाद सबसे कम 2,322 नए संक्रमित मिले हैं। एक और राहत की बात है कि केवल हिसार को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में 200 से नीचे नए केस दर्ज किए गए हैं। हिसार में सबसे अधिक 213 नए केस सामने आए हैं। रिकवरी दर 95.18% पर पहुंच गई है। वहीं एक दिन की संक्रमण दर 5.51% और दूसरी लहर की संक्रमण दर 15.10% है। हरियाणा में एक्टिव केस भी घटकर 28,199 रह गए हैं। बता दें कि हरियाणा में कोरोना के केस 7,50,062 हो चुके हैं और इनमें से 7,13,934 लोग ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। अब तक प्रदेश में महामारी के कारण 7,939 लोगों की जान भी जा चुकी है। निसिंग क्षेत्र के समाजसेवी व अपना भारत मोर्चा के सदस्य गुरमेज कोंदा ने कहा है कि कोरोना ऐसा संकट है जिसने पूरे भारत के लोगों को भी संकट में डाल दिया है। इस महासंकट से निजात पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां धराशायी हो गई हैं। इस संकट की घड़ी में समाजसेवी व अपना भारत मोर्चा के सदस्य गुरमेज कोंदा ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र के गाँव शामली, सगा गोंदर, गुरियाना, बस्तली, अमूपुर में पहुंचकर लोगों को मास्क वितरित किए व सैनिटाइजर करवाने में लगे हुए हैं। वहीं गुरमेज कोंदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी की है कि सरकार को अपनी हठधर्मता छोड़कर इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए ताकि किसान खुशी खुशी अपने घरों को लौट सकें। का जो कार्यक्रम था हमने गोंदर से शुरू किया था जी। ये पिछले 15 दिन से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। गोंदर के बाद हमने डच्चर करा, गुनाना, सगा, सांबली, ये जितने भी करे, ये थे बस्तली, आपका मुँह पर, सारे गांव हमने कर दिए हैं कवर। और हमारी पूरी टीम कोविड की लगी हुई है। अशोक तंवर जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में कार्य चल रहा है कोविड को लेके। जिसको बेड की ज़रूरत है बेड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं और जो भी चीज़ें चाहिए हमारी तरफ से, अपना भारत मोर्चा की तरफ से हम हर चीज़ कर रहे हैं इसके लिए। अब ये कार्यक्रम हमारा कल से चलेगा। रायसन से शुरू करेंगे सुबह 9 बजे, उसके बाद कारसा, फिर हम निगदू जाएंगे। तो निगदू वाली बेल्ट हम कल शुरू कर रहे हैं क्योंकि वहाँ 20-25 गाँवों का प्रोग्राम हमने लगा दिया है। तो 3-4 दिन में हम उनको कवर करेंगे। देखो, मैं किसान के मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। ये आप देखो, मेरे यहाँ भी सारे किसानी की चीज़ें खड़ी हैं और किसान सड़कों पे है। देश का अन्नदाता सड़कों पे है। भारत सरकार को ये मांग माननी चाहिए और मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के सरताज पे, पलखों पे लोगों ने बिठाया है। 10 साल का उनका शासन 5 साल पहले दे, 5 अब दे। आपसी समझौते के तहत ये कार्रवाई करें, मिल बांट के आपस में बात करें और इस काले कानून को रद्द करें। जो किसान मांग रहे हैं उनको वो नहीं चाहिए तो मत दें। फायदे किसान को पता है, मुझे पता है कि मेरे खेत की जमीन में क्या फसल होती है, मेरी वो किस दाम बिकनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें है ना, किसान की भी जो काला दिवस मनाया, हम सब किसानों के भी साथ खड़े क्योंकि हम भी किसान हैं। कहीं न कहीं ऐसा नहीं है, हर आदमी का अपना एक फील्ड है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी किसानों की भी मांग मान करके किसान सारे खुशी खुशी अपने घर आए। जिला अंबाला के बीटा गांव में किसानों के प्रधान मलकीत सिंह के द्वारा एक मीटिंग रखी गई और किसानों को तीनों कृषि कानूनों को लेकर जागरूक किया गया। मलकीत सिंह ने किसानों को बताया कि 3 काले कानूनों के खिलाफ हर गांव से किसानों को अंबाला से दिल्ली के लिए जो रैली निकाली जाएगी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है और एकजुट होकर तीनों काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अंबाला से दिल्ली के लिए 6 तारीख को सभी किसानों को रवाना होना है और इस मीटिंग में प्रधान मलकीत सिंह के साथ कई अन्य लोग शामिल रहे। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वे ऐसे ही 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हम बीटा गांव में आए हैं तो लोगों से मिलने और लोगों को बताने कि हमारे काले कानून के बारे में जो लोग अभी नहीं भी समझ पाए भी वो भी उनको दिल्ली जाने के लिए भी दिल्ली चलें, वहाँ अपना धरने पर ड्यूटी दें और गांव की बारी वहाँ ड्यूटी देते रहें। हर एक गाँव से वहाँ बंद होना चाहिए, बताने के लिए आज हम यहाँ पे आए। और दूसरा, हमने एक 6 तारीख को अम्बाड़ा से दिल्ली
के लिए कुछ करना है। पूरा जनसमूह लेके, पूरी गाड़ियाँ लेके जुलूस की शक्ल में, उसके लिए भी हम बता रहे हैं। अभी 6 तारीख को हमने दिल्ली अम्बाला टोल प्लाजा से चलना है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब अपनी गाड़ियाँ लेके पहुँचे। फरीदाबाद के गांव गोची में डिपो होल्डरों की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां डिपो होल्डर उपभोक्ताओं को राज्य और पीएम योजना के तहत मिलने वाला पूरा राशन नहीं देकर राज्य और पीएम योजना को पलीता लगाकर इस कोरोना महामारी आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। गोची के उपभोक्ताओं ने डिपो होल्डर गोपाल और डिपो होल्डर संजय पर उपरोक्त आरोप लगाए हैं। वह इस पूरे मामले को लेकर जब फरीदाबाद DF रावत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार उनकी टीम डिपो होल्डरों पर नजर बनाए हुए है। किसी के खिलाफ भी शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या राशन मिल रहा है आपको पूरा? राशन क्या है, किसी महीने तो अब के महीने तो पूरा दिया है, अन्य एक महीने का खा जाता है। हर बार हर बार एक महीने खाया? हर महीने का खा जाता है एक बार। कितने आदमी हो आप? हम 3। कितना मिला इस बार? अब के 30 किलो मिला है। 30 किलो मिला है। डबल। तो पहले जब आप कह रहे हैं हर बार खाया था एक महीने का, शिकायत किया आपने कहीं? शिकायत क्या कई बार किए, उससे भी आगे कई बार कंप्लेंट करी है। किससे? उसी से, संजय से। तो कहता है पीछे से ही नहीं आ रहा हर महीने, तो मैं कहाँ से दूँ? क्या कहता है वो? कहता है नुका आएगा तो बांट दूंगा। हर एक महीना गैप कर देता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आह्वान पर कोरोना काल में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। करनाल में भी आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और 100 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया। इस अवसर पर करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता शामिल रहे। सांसद संजय भाटिया ने कहा है कि आज 100 यूनिट रक्त का लक्ष्य लेकर रक्तदान शिविर लगाया गया है और इसी तरह हर विधानसभा में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। हमें रक्तदान करने वाले लोगों से प्रेरणा लेकर आगे आना चाहिए। मोदी जी की सरकार को 7 साल पूरे हो गए। आज इस अवसर पर, इस 7 साल पूरे होने पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी ने आह्वान किया कि ये सेवा के रूप में ही ये हमने मनाना है कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है, उसका प्रभाव कोरोना का किसी न किसी रूप में हर वर्ग, हर क्षेत्र में पड़ रहा है। जैसा कि आमतौर पे पहले ब्लड डोनेशन के कैंप रेगुलर लगा करते थे, इस महामारी के समय में वो लगने भी कम हुए और पिछले दिनों यहाँ रेड क्रॉस के सेक्रेटरी है, उनका मैसेज भी था कि हमारे यहाँ पर कुछ यूनिट्स कम पड़ गए हैं जो एक स्टॉक रखा जाता है। तो पार्टी का भी दिशा निर्देश था, तो इसलिए आज युवा मोर्चा ने 100 ब्लड यूनिट्स का लक्ष्य लेकर ये लगाया। इसके बाद 2 और भी लगेंगे। आज जैसे करनाल के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, फिर इंद्री और नीलोखेड़ी भी लगाएंगे, असंध और गढ़। तो इस तरह 3 कैंप लगने वाले हैं। रेडी वालों के साथ हो रहे झगड़े को सुलझाया तो नर्सिंग होम संचालक को कुछ युवकों ने नर्सिंग होम में घुसकर बेरहमी से पीट दिया। नर्सिंग होम संचालक को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार मिलने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। घटना वल्लभगढ़ में चावला कॉलोनी स्थित दुर्गा नर्सिंग होम की है और जहां कल देर रात वहां झगड़ा हो गया और फिलहाल घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक लाल सी टी-शर्ट पहने हुए था, आगे दुकान है, राठी है, कोई शायद दर्शन राठी नाम है, पक्का पता नहीं है जी। वो एक सब्जी वाला खड़ा था, विजय नाम है, आगे कबाड़ी का भी काम करता है। पहले तो उसने उसको पता नहीं किस बात पे क्या झगड़ा हुआ उनका आपस का पता नहीं, उसको झापड़ मारा। उसके बाद भी वो बेचारा साइड में खड़ा रहा, उसके बाद भी उस पर चढ़े जा रहा, तब भी चुप नहीं हुआ वो। ठीक है, हम पड़ोसी हैं, मैं हूँ, सारे पड़ोसी हैं। उसके बाद उसका लड़का आ गया सब्जी वाले का एक, तो वो थोड़ा सा भी उसको भी सपोर्ट मिल गई तो दोनों चढ़ गए उस पर। उसके और 4-6 लड़के आ गए सब्जी वाले के, तो उन्होंने दूध दनादन कूदना शुरू कर दिया उन लोगों उसको लाल टी-शर्ट वाले को। हम सारे वहीं पे थे, मैं भी और सारे बीच बचाव कोशिश कर रहे थे कि जैसे उस टाइम तो फिर पुलिस वाले भी आ गए, सब वो भीड़ भाड़ खूब हो गई थी, चले गए। बाद में घंटक के बाद वो कम से कम 15-20 लोगों को लेके आया। पहले तो बाहर यहाँ पे शोर शराबा करते रहे, फिर चिल्ला रहे डॉक्टर को बाहर निकाल, डॉक्टर को बाहर निकाल। मैं अपना अंदर यहाँ मरीज बैठे थे, उनको देखने लग रहा था और 2-3 बंदे अंदर आए, बाकी सब बाहर थे। इतने में तो उसने तो जिन्होंने आप पे जो हमला किया ये किया आपके साथ, उनमें से किसी को पहचानते हो आपने कभी देखा हो? पहचान देंगे, एक बंदा तो वही था जिसने शुरुआत करी थी, जिससे शुरुआत झगड़ा हुआ था, राठी जो था ना, वो अंदर यहाँ गेट पे खड़ा रहा था। उसके साथ का दूसरा बंदा आया था जिसको मैं नहीं जानता, उसने हाथ उठाया। पुलिस तो मैं खुद गया हूँ वहाँ पे मौके पे। अच्छा। और तुरंत सूचना जैसे ही मिलती है 2-3 मिनट में पहुँच गया था मैं वहाँ। हाँ, मेरे साथ मुलाजिम भी थे जी। वहाँ पे हमने डॉक्टर साहब के मेडिकल के लिए भेजा और
आधा घंटा में उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस में कोई लापरवाही नहीं की, इसमें कोई देरी नहीं की। फरीदाबाद के निजी मेट्रो अस्पताल में कोरोना के चलते बुजुर्ग महिला एडमिट हुई। कोरोना ठीक हो गया तो 13 मई को ब्लैक फंगस डायग्नोज हो गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने सरकार से गुहार लगाई है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए कारगर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन जितने मिलने चाहिए नहीं मिले, जिसके चलते बुजुर्ग महिला की ऑपरेशन करके आंख निकालनी पड़ी। और अब इंजेक्शन की जरूरत है तो लेकिन हर जगह गुहार लगाने पर भी खाली हाथ रह गए हैं और लिहाजा अब मरीज की जान पर बनाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र डागर है और मेरी मदर गंगा देवी जो कि पिछले करीब एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है, कोरोना से पीड़ित थी और स्टेरॉइड्स हुआ, स्टेरॉइड्स दिए गए, कुछ टैबलेट्स दिए गए। अब कारण वो है या कुछ और कारण, उनको बन गया ब्लैक फंगस जो कि 13 मई को डायग्नोज हुआ था। 13 मई से लेकर आज तक सोशल मीडिया के थ्रू भी हर तरीके से मैंने ऊपर तक जोर लगा लिया, तब कहीं जाकर मुझे सिर्फ 4 इंजेक्शन मिले लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। अगर ये इंजेक्शन टाइम पर लगने स्टार्ट हो जाए तो कम से कम जैसे मेरी मम्मी की एक आंख निकाल दी गई है। कौन से हॉस्पिटल में? मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 16 फरीदाबाद। तो वहाँ उपलब्ध नहीं थे इंजेक्शन? नहीं, क्योंकि कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया है, गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलेंगे। हॉस्पिटल डेली मेल कर रहा है डिपार्टमेंट को, डेली। मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं उसके, मैं वही निकाल रहा था, वही दिखाने के लिए आपको। ये बताएं पहले कौन डेली भेज रहा है, 7 दिन से कंटिन्यू इंजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ डॉक्टर कहता 6 इंजेक्शन मुझे डेली चाहिए वेट के हिसाब से। 7 दिन में सिर्फ 4 इंजेक्शन मिले हैं बस। और जब ये डायग्नोज हुआ था तो वो फंगस जो है मम्मी की आंख में तो था ही था, माइंड के गेट पर खड़ा हुआ था बिल्कुल जी। अब मुझे इस बात का खतरा है कि कहीं वो माइंड में ना चला गया हो जी। एक आंख निकालनी पड़ी? एक आंख निकाल दी गई है। जो सरकार के दावे हैं वो मुझे बिल्कुल भी ढंग के नहीं लग रहे, क्योंकि उनके ना तो इंजेक्शन मिल पा रहे हैं, पहले ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, अब दवाई। इंजेक्शन के लिए फिर 4 इंजेक्शन कहाँ से मिलेंगे? किसने अरेंज करा है? मेट्रो हॉस्पिटल ने m4bharyana@gmail.com पर रिक्वेस्ट डाली थी कि हमारे इस पेशेंट को इतने इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है 14 से 21 दिन तक के लिए, सारा उसमें मेंशन किया था। लेकिन मिले सिर्फ 4, जबकि अब तक अगर 6 या 7 दिन का हम हिसाब देखें तो करीब 30 इंजेक्शन के आसपास डॉक्टर ने मांग लिए हैं। करनाल जिले में समय से पहले धान की रोपाई करने पर कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। कृषि विभाग द्वारा 13 किसानों को नोटिस जारी किया गया है। इन किसानों ने 25 एकड़ में समय से पहले धान की रोपाई की है, जबकि ऐसा करने पर पाबंदी है, क्योंकि 15 जून से धान की रोपाई का कार्य शुरू होना है। लेकिन किसानों ने समय से पहले ही धान की रोपाई करने पर नियमों का उल्लंघन किया है। उप कृषि निदेशक आदित्य प्रताप टबास ने बताया कि उनके पास कुछ शिकायतें आई हैं कि जिले में कुछ जगहों पर धान की रोपाई की गई है। यदि कोई धान की रोपाई समय से पहले करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन ना करें और समय पर ही धान की रोपाई करें। देखिए, हमारे पास अभी कुछ शिकायतें भी आई थी, कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस भी थी कि जिले में तकरीबन 50-55 जगह ऐसी थी विभिन्न खंडों के अंदर जहां समय से पहले धान की बिजाई की गई है, यानी कि रोपाई की गई है। हरियाणा सरकार का 2009 वाटर कंजर्वेशन एक्ट है, जिसके तहत आप 15 जून से पहले किसी भी सूरत में धान की रोपाई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इससे बहुत ज़्यादा जो हमारा जल दोहन है, भूमिगत जल दोहन है, वो होता है। तो इसलिए हम किसानों को समझाते भी रहते हैं और किसानों को इस बात का अच्छी तरह ज्ञान भी है, लेकिन कुछ किसान थोड़े से लालच में आकर के कि उनको उसके बाद एक फसल और वो बीच में लेते हैं, धनिया की फसल लेते हैं। तो 8-7 गाँव ऐसे गाँव हैं जो बार बार समझाने के बावजूद और फाइन करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को हम प्रतिवर्ष नोटिस देते हैं और फिर भी नहीं मानते तो उसमें जो आगे प्रावधान उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एचएमटी पिंजौर यूनियन के प्रेसिडेंट अवतार और विमल और यूनियन के सदस्यों ने पूर्व विधायक लतिका शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि एचएमटी मशीन टूल्स के 180 कर्मचारी हैं जो उनका वेतन मिलता है और उसमें हमेशा बाधा आती रहती है, रुक रुक कर वेतन मिलता है। अभी भी उनका 6 महीने दिसंबर से उनका वेतन नहीं मिला है। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से समय लेकर इनकी सैलरी जो पेंडिंग है और उसके साथ ही इनके जो खाते सीज किए गए हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगी। जल्द से जल्द एचएमटी के जो 180 मशीन टूल्स के कर्मचारी हैं उनका किस तरह से सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर से बात करके और सीएमडी बेंगलोर में हैं उनसे बात करके इनकी समस्या का जल्द से जल्द हल निकलवाने की कोशिश करेंगी, ताकि जल्द ही इनको सैलरी दिलवाई जाए और आगे भी समस्या का हल किया जाए। पिंजौर में एचएमटी में जो हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट हैं अवतार जी और साथ में विमल जी और यूनियन के और सदस्य जो आज यहाँ पर इस विषय पर कि इनका
जो मशीन और टूल्स के 180 जो कर्मचारी हैं उनकी लगातार जो वेतन मिलता है उसमें हमेशा बाधा आती रहती है, बहुत रुक रुक के वेतन मिलता है। अभी भी 6 महीने का इनका दिसंबर से पेंडिंग है। तो उसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से समय लेकर के और इनका जो सैलरी का पेंडिंग है उसका और उसके साथ जो इनके खाते ही फीस किए गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और इनको जल्द से जल्द कि एचएमटी के जो हमारे 180 मशीन और टूल्स के जो कर्मचारी हैं उनका किस तरह सरकार के माध्यम से, हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के यहाँ पर बात करके और सीएमडी जो बेंगलोर में है उनसे बात करके इनकी समस्या का जल्द से जल्द इनको सैलरी भी दिलवाई जाए और आगे तक का इनका वो है वो निकाल समस्या का हल करा जाए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।